बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पैथोलॉजी सेक्शन का है और वो है न्यूप्लेजिया। व्हाट इज़ न्यूप्लेजिया? न्यूप्लेजिया बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ सेल्स और टिश्यू। ठीक है, न्यूप्लेजिया वो कंडीशन इट इज़ द टाइप ऑफ कैंसर जिसमें हमारे साथ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, वो एक टिश्यू की, एक ऑर्गन की। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। न्यूप्लेजिया मीन एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ, यानी कि हमारे साथ न्यू ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो एबनॉर्मल हो रही है। न्यू मीन न्यू एंड प्लेजिया मीन ग्रोथ, सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ अनकंट्रोल। मतलब इसका ये है कि हमारे साथ तो प्रोलिफरेशन हो रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है वो, लेकिन वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है। हमारे बॉडी की नीड से, मतलब नीड से बाहर है, बॉडी को वो नहीं चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल हो ग्रोथ हो रही होती है और एज अ रिजल्ट हमारे साथ ट्यूमर बन जाता है। तो न्यूप्लेजिया वो कंडीशन होंगे जिसमें हमारे साथ एबनॉर्मल सेल की प्रोलिफरेशन होंगी, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होंगी और एज अ रिजल्ट हमारे साथ ट्यूमर बन जाएगा। आर एवेलिस ऑन्कोलॉजिस्ट, ये एक साइंटिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिसने न्यूप्लेजिया को फर्दर डिफाइन किया हुआ है। जैसा कि उसने कहा कि एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू the growth of which exceed and is uncoordinated with that of the normal tissue and persist in the same excessive manner after the cessation of the stimuli which is evoked the changes। इसने इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह किया है कि न्यूप्लेजिया उसने ये इस तरह डिफाइन किया है कि ये हमारे साथ एब नॉर्मल ग्रोथ होगा। दूसरा, उसने एक और कंडीशन इसमें ऐड किए हुए कि ये अनकोऑर्डिनेटेड होगा, मतलब यहाँ पर उसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी, एक अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पर प्रोलिफरेशन होगी, सेल्स की डिवीजन होंगी। ठीक है, एक उसने ये कहा कि एबनॉर्मल ग्रोथ होंगी टिश्यू की। दूसरा, उसने ये कहा कि ये अनकोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होंगी, मतलब इसकी कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बस वैसे ही डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, तीसरा, उसने ये डिफाइन किया है कि अगर हमारे साथ जिस स्टिमुलस की वजह से ये चेंजेस हो रही है, अगर वो स्टिमुलस हम रिमूव करवाएं, मतलब जो प्रेशर उसके ऊपर आ गया है, अगर उस प्रेशर को हम रिमूव करवाएं तब भी सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम स्टिमुलस रिमूव भी कर लें तब भी वो अपना ग्रोथ आगे बढ़ाएगा और एबनॉर्मल ग्रोथ हमारे साथ होता जाएगा। द स्टडी ऑफ न्यूप्लाज्म इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, यानी कि न्यूप्लाज्म बेसिकली हमारे साथ क्या है, ट्यूमर है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है, और इसकी स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहेंगे। और जो साइंटिस्ट है जो कि ऑन्कोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक है न्यूप्लेजिया, एक है हाइपरप्लेजिया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो न्यूप्लेजिया मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यूप्लेजिया हमारे साथ एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल टिश्यू की प्रोलिफरेशन होती है, मतलब, जबकि हाइपरप्लेजिया में ये नॉर्मल कंट्रोल के अंदर होती है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया नॉर्मली होती है, मतलब नॉर्मली सेल्स की डिवीजन होती है, जबकि न्यूप्लेजिया ये क्या होती है, ये नॉट अंडर द नॉर्मल कंट्रोल, ये हमारे साथ कंट्रोल से बाहर होती है और ये अनकोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होती है। जबकि हमारे साथ हाइपरप्लेजिया वो एक कोऑर्डिनेट तरीके से है, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, जो कि बॉडी के लिए एक नीड है, जो कि ज़रूरी होती है। लेकिन न्यूप्लेजिया क्या है, ये बेसिकली अनकोऑर्डिनेटेड है और अनकंट्रोलेबल है। दूसरा, न्यूप्लेजिया का करेक्टरिस्टिक है कि डज नॉट स्टॉप व्हेन द सोर्स इज रिमूव्ड। ये वही बात है कि अगर हम इसका सोर्स अगर रिमूव भी कर लें तब भी ये अपना डिवीजन परफॉर्म करवाएगा, लेकिन अगर हाइपरप्लेजिया में हम स्टिमुलस को रिमूव करवाए तो वो फिर प्रोलिफरेशन नहीं करवाएंगे, जो सेल्स की ग्रोथ है वो स्टॉप करवाएगा अगर हम सोर्स को रिमूव करवाएं। लेकिन न्यूप्लेजिया में अगर हम सोर्स को रिमूव भी करवाएं तब भी ये अपना जो अनकंट्रोलेबल डिवीजन है वो परफॉर्म कर पाएगा। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, जबकि हाइपरप्लेजिया इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड। न्यूप्लेजिया में इस तरह पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होगी, मतलब हम इसको सही तरह पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ एबनॉर्मल बार बार इमेच्योर सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसके लिए तो इसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते कि ये कौन सा सेल है, जबकि हाइपरप्लेजिया में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते, वो एक वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है।
ठीक है, वो हमें पहचान सकती है, लेकिन न्यूप्लेजिया में हम इसको पहचान नहीं सकते। ये हमारे साथ क्या होगा, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होगा, क्योंकि क्या है, ये हमारे साथ इमेच्योर सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, और इमेच्योर सेल्स को हम सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब न्यूप्लेजिया दो मेन चीज़ों से बना होता है। नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूप्लाज्म। एक न्यूप्लाज्म एक ट्यूमर किन चीज़ों से बना होता है, तो इसमें आते हैं दो पार्ट्स। एक होगा पेरेन्काइमा, दूसरा होगा स्ट्रोमा पार्ट। तो पेरेन्काइमा आप लोगों के में ये हमने पहले भी हेमाटोलॉजी सेक्शन में पढ़ा था कि पेरेन्काइमा वो सेल्स होती है जो कि फंक्शनल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रोमा वो सेल होती है जो इन पेरेन्काइमा को सपोर्ट करते हैं, उनको खुराक देती है, उनको न्यूट्रिएंट देती है, उनको एनवायरनमेंट देती है। तो स्ट्रोमा क्या करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, जबकि पेरेन्काइमा फंक्शनल पार्ट होती है जो कि आप एक स्पेसिफिक फंक्शनल परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ लीवर की हेपेटोसाइट का। लीवर के अंदर जो मेन सेल्स है, वो जो फंक्शनल पार्ट, वो कौन सी है, हेपेटोसाइट है। तो अब हम हेपेटोसाइट को पेरेन्काइमा बोलेंगे, और साथ में जो इसकी इर्द गिर्द जो सपोर्टिव सेल्स है उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। तो न्यूप्लाज्म बेसिकली एक पेरेन्काइमा से बना होगा, और दूसरा स्ट्रोमा। इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोलिफरेटिंग पार्ट ऑफ द न्यूप्लाज्म मेड ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स। ठीक है, वही बात है कि ये क्या होंगे, ये हमारे साथ प्रोलिफरेटिव सेल्स होंगी, जो कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लीवर की बात करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे साथ हेपेटोसाइट्स में प्रोलिफरेशन होगा, तो हेपेटोसाइट सेल्स को हम पेरेन्काइमा कहेंगे। जबकि स्ट्रोमा कौन सी है, इट इज़ मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स। ये हमारे साथ मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर होंगे, ब्लड वेसल होंगे, लिम्फेटिक्स होंगे, जिनका अपना अपना फंक्शन परफॉर्म अपना अपना फंक्शन होता है, और वो पेरेन्काइमा को सपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमा सेल। ये बेसिकली क्या करते हैं, पेरेन्काइमा को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना ग्रोथ परफॉर्म कर सके, जो नॉर्मल डिवीजन है वो परफॉर्म कर सके। प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द न्यूप्लास्टिक सेल एंड आल्सो गिव्स अ फ्रेमवर्क। अब वही बात है कि हमारे साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये हमारे साथ स्ट्रोमा में ब्लड वेसल भी होती है, तो ब्लड वेसल्स के ज़रिए इनको एक हमारे साथ नॉर्मली ब्लड सप्लाई हो रही होती है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर उसने एक फ्रेमवर्क दिया होता है पेरेन्काइमा को, एक स्टेबल टिश्यू, एक स्टेबल एनवायरनमेंट उसने दी होती है पेरेन्काइमा को। तो स्ट्रोमा हमारे साथ सपोर्टिव टिश्यू है, जबकि पेरेन्काइमा ये फंक्शनल पार्ट है, जिससे हम फिर न्यूप्लाज्म बनते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बनती है। फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट, फिर अगेन अगर हम हेपेटोसाइट की बात करें, लीवर की बात करें, तो अगर यहाँ पर हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ पर आप लोगों को ट्यूमर या न्यूप्लाज्म नज़र आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल कोर्स हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ न्यूप्लाज्म है, एक है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। ठीक है, क्लिनिकल कोर्स के लिहाज से हमने न्यूप्लाज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, एक है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। बिनाइन वो ट्यूमर होता है, वो न्यूप्लाज्म होता है जो कि एक जगह पर पड़ा रहता हो, जबकि मैलिग्नेंट वो ट्यूमर होगा हमारे साथ जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाए। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता है, जबकि बिनाइन स्पेसिफिक जगह पर पड़ा रहता होगा, और सिर्फ वहाँ पर आप लोगों को ट्यूमर नज़र आएगा। लेकिन अगर यही न्यूप्लाज्म हमारे साथ मैलिग्नेंट स्टेज में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी बॉडी में फैल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी किडनी के अंदर अगर न्यूप्लाज्म बना और वो मैलिग्नेंट था, तो ये मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म किडनी से मुख्तलिफ आर्गन में ट्रैवल कर सकता है, वो ब्रेन में भी जा सकता है, वो पाव के अंदर भी जा सकता है, वहाँ पर न्यूप्लाज्म बन सकते हैं। लेकिन बिनाइन कंडीशन वो होंगी जो एक स्पेसिफिक जगह पर प्रोलिफरेशन होगी एबनॉर्मल, और साथ में वहाँ पर आप लोगों को फिर ट्यूमर नज़र आएगा एक ही जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर पेंक्रियाज में ये बिनाइन ट्यूमर है, तो सिर्फ पेंक्रियाज में ही आप लोगों को ट्यूमर नज़र आ जाएगा, और कुछ आर्गन में आप लोगों को फिर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बिनाइन ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन मैलिग्नेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाएगा।
बिनाइन ट्यूमर की कुछ करेक्टरिस्टिक है, ये भी आप देख लें। ये बेसिकली क्या वेल डिफरेंशिएटेड होगा, क्योंकि ये हमारे साथ स्लो ग्रोथ हो रही होती है, तो ये इसकी बदौलत हम सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। लो माइटोसिस, इसके अंदर जो माइटोसिस होंगी वो बहुत स्लो होंगी। हो चीज़ तो एबनॉर्मल है, लेकिन क्या है, स्लोली हो रही है। इसके अंदर माइटोसिस बहुत लो होंगी, नो नेक्रोसिस होंगी, मतलब यहाँ पर कुछ डेथ वगैरह नहीं होंगी सेल्स की, सिर्फ एबनॉर्मल ग्रोथ बन रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड से। स्लो ग्रोइंग है हमारे साथ, वेल डिमार्केटेड है, इनकैप्सुलेटेड है। वेल डिमार्केटेड का मतलब ये है, इनकैप्सुलेटेड और वेल डिमार्केटेड का मतलब ये कि इसकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज बनी होंगी, ठीक है। और ये किस वजह से बनी होंगी, चूँकि ये इनकैप्सुलेटेड है, मतलब अगर यहाँ पर न्यूप्लाज्म बने हैं तो वो और उसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक कैप्सूल आपको नज़र आता होगा, तो इसलिए इसकी जो बाउंड्रीज है वो हमें क्लियर तरह नज़र आएंगी। तो इसलिए हम इसको वेल डिमार्केटेड कहते हैं कि इसकी बाउंड्रीज हमें सही तरह नज़र आ रही होती है। और ये किस वजह से होती है, क्योंकि ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि कैप्सूल के अंदर ये पड़ा रहता है। डू नॉट इनफिल्ट्रेट आर मेटास्टासाइज, सेम वही चीज़ है कि ये किसी और टिश्यू के अंदर नहीं जा सकता, ना ही किसी और दूसरे ऑर्गन को ट्रैवल कर सकता है, मेटास्टासाइज नहीं है। जबकि मैलिग्नेंट हमारे साथ वो मेटास्टासाइज होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मैनट रिकरेंस, मतलब ये है कि वो दोबारा से इसकी अपीयरेंस नहीं हो सकती, वो एक दफ़ा बस स्टार्ट हो जाए तो वो स्लोली आगे बढ़ता जाएगा और ट्यूमर की फॉर्मेशन होंगी, लेकिन वो बहुत स्लोली होंगी। लो डिस्प्लेजिया मीन आल्सो कि हमारे साथ जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो भी लो कंडीशन में है, वो बहुत स्लोली हो रही है। अब आप लोगों के पास अगर सफिक्स OMA यानी कि वर्ड के आखिर में आप लोगों के पास ओमा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम न्यूप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्ड के आखिर में OMA आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एडेनोमा, तो मतलब ये कि हम न्यूप्लाज्म की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिनाइन ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियल ऑरिजिन। अब जो एपिथेलियल ऑरिजिन है, इनके अंदर जो बिनाइन ट्यूमर है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक बखबर पोश दस जो उस कम एपिथेलियल सेल्स दे पाएगी जो कम बिनाइन ट्यूमर जोड़ेगी हगे तमंग सवायु एडेनोमा। Adenoma is a benign tumor of epithelial origin that resemble a glandular pattern. एडिनोमा वो कंडीशन है, क्या है ये, हमारे साथ एक बिनाइन ट्यूमर है ऑफ एपिथेलियल ऑरिजिन, यानी कि एपिथेलियल सिस्ट के प्रोलिफरेशन की वजह से वहाँ पर एक बिनाइन ट्यूमर बना होता है, जिसको हम एडिनोमा कहते हैं, एंड डेट रिसेम्बल अ ग्लैंडुलर पैटर्न। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लैंडुलर पैटर्न, यानी कि ग्लैंड जो हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्लैंड है उस ग्लैंड्स की तरह आप लोगों को ये एबनॉर्मल टिश्यू, ये बिनाइन ट्यूमर नज़र आएगा। आर द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर रीजन दैट में नॉट रिसेम्बल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, या ये खुद एक ग्लैंड से एराइज होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर जैसा आप लोगों के पास नज़र नहीं आएगा। एपिथेलियल से अगर ये एराइज होगा तो हम इसको एडिनोमा कहते हैं, और एपिथेलियल से जब ये एराइज होता है एपिथेलियल ऑरिजिन से, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लैंड जैसा होता है। लेकिन अगर ये खुद ब खुद एक ग्लैंड से एराइज हो जाए तो फिर इसका स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर की तरह नहीं होता। इट मीन्स एनी बिनाइन ट्यूमर डिराइवेट्स फ्रॉम द ग्लैंड्स, मतलब ये कि या तो हमारे साथ जो बिनाइन ट्यूमर है वो ग्लैंड से एराइज होंगी, या डिराइवेटेड फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू दैट नॉट द ग्लैंड बट शोज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एडिनोमा। मतलब ये है कि या तो हमारे साथ जो बिनाइन ट्यूमर है वो एपिथेलियल ऑरिजिन से एराइज होगा, ठीक है, या ग्लैंड से एराइज होगा, या एपिथेलियल ऑरिजिन से एराइज होगा। लेकिन जब ये एपिथेलियल ऑरिजिन से एराइज होगा तो वहाँ पर ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जैसा आप लोगों के पास नज़र नहीं आएगा, तो और इस स्ट्रक्चर को हम एडिनोमा कहेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है ये भी आप लोग याद कर ले। एक है पेपिलोमास। पेपिलोमास वो कंडीशन है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन राइज फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस,
यानी कि एपिथेलियल सरफेस से आप लोगों के साथ एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ नज़र आएगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक ट्यूमर नज़र आएगा। तो इस कंडीशन को हम पेपिलोमास कहते हैं, जब हमारे साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज हो जाए एपिथेलियल सरफेस से। सिस्ट एडेनोमा का एग्जांपल है पोलिप्स। पोलिप्स क्या है? पोलिप्स इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू प्रोजेक्टिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। पोलिप्स वो कंडीशन है जिसमें हमारे साथ म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे आर्गन की बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन के दरमियान म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अगर हम इस फॉर एग्जांपल म्यूकस मेम्ब्रेन से एबनॉर्मल ग्रोथ इजेक्ट हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ अपीयर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम पोलिप्स कहेंगे। पोलिप्स आर कॉमनली फाउंड इन कोलन, स्टमक, नोज, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। ठीक है, तो इन आर्गन के अंदर क्या होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। और जब इस म्यूकस मेम्ब्रेन से आप लोगों के पास एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, तो इस कंडीशन को हम पोलिप्स कहेंगे। यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन याद रख ले कि म्यूकस मेम्ब्रेन से जब हमारे साथ अनकंट्रोलेबल या एबनॉर्मल टिश्यू इजेक्ट हो जाए, राइज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम पोलिप्स कहेंगे। बिनाइन ट्यूमर एराइज फ्रॉम द मेसेनकाइमल टिश्यू। एक होता बिनाइन ट्यूमर एराइज फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। अब ये अगर हमारे साथ मेसेनकाइमल टिश्यू से ये एराइज हो जाए, तो इसके अंदर कौन सा आएगा? स्मूथ मसल ल्यूमाइलोमा। हम इसको फिर स्मूथ मसल ल्यूमाइलोमा कहेंगे। बिनाइन ट्यूमर एराइज फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट इज कॉल्ड फाइब्रोमा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू से है और फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू से एबनॉर्मल ग्रोथ निकल जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम फाइब्रोमा कहेंगे। बिनाइन ट्यूमर एराइज फ्रॉम द मेनिंजिस इज कॉल्ड मेनिंजियोमा। ठीक है, अब इसके अंदर वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब लैपटॉप में आप खोलेंगे तो हम यहाँ पर मेनिंजियोमा लिखा होगा। तो जब हमारे साथ मेनिंजिस से ये बिनाइन ट्यूमर एराइज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम मेनिंजियोमा कहेंगे। क्योंकि हमने पहले भी बात कहा कि अगर वर्ड के आखिर में हमारे साथ ओमा आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये हम न्यूप्लाज्म की बात करवा रहे हैं, मलिग्नेंट टिश्यू की बात करवा रहे हैं, ट्यूमर की बात करवा रहे हैं। तो अगर मेनिंजिस के अंदर एबनॉर्मल टिश्यू होगा, तो हम फिर इसको मेनिंगोमा कहेंगे। अस्टियोमा द बिनाइन ट्यूमर एराइज फ्रॉम द बोन। अगर हमारे साथ बोन्स के अंदर एबनॉर्मल टिश्यू की प्रोडक्शन हो जाए, एबनॉर्मल, चूँकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक्स्ट्रा बोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये भी कंडीशन हो सके कि बंदे की अक्सर 5 उंगलियों की बजाय 6 उंगलियां होती है, तो ये भी क्या है? हमारे साथ एक बिनाइन ट्यूमर्स है जो कि बोन में एराइज हुआ है। तो जो अगर बोन से एराइज होता है, तो फिर हम इसको ऑस्टियोमा कहेंगे। कॉन्ड्रोमा वो कंडीशन है जो कि हमारे साथ कार्टिलेज से एराइज हो जाए। ठीक है, कार्टिलेज से जब हमारे साथ एबनॉर्मल टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो जाए, ग्रोथ हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कॉन्ड्रोमा कहेंगे। अब लाइपोमा बिनाइन ट्यूमर एराइज फ्रॉम द फैट और लिपिड। क्या है कि हमारे साथ लाइपोमा वो कंडीशन है जिसमें हमारे साथ बिनाइन ट्यूमर एराइज हो जाए फ्रॉम द फैट और लिपिड। यानी कि फैट और लिपिड की डिपोजिशन की वजह से या अगर जिस्म के अंदर कुछ एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम फिर लाइपोमा कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ बिनाइन ट्यूमर एंड फैट्स और लिपिड इज कॉल्ड लाइपोमा। अब कुछ और इस तरह की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह वर्ड्स हैं जिनके आखिर में ओ एम ए आता है, ओम आता है, लेकिन हम इनको फिर एज अ ट्यूमर कंसिडर नहीं करेंगे, एज अ न्यूप्लाज्म कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है हेमाटोमा। हेमाटोमा वो कंडीशन है जिसमें हमारे साथ ब्लड एबनॉर्मल ब्लड एकमुलेशन हो जाए वेसल्स के बाहर, यानी कि कुछ इंजरी वगैरह हो जाता है और ब्लड वेसल के बाहर एकमुलेट होना शुरू होता है, वहाँ पर जमा होता है, तो इस कंडीशन को हम हेमाटोमा कहेंगे। यानी कि एबनॉर्मल एकमुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द वेसल्स। ग्रेनुलोमा वो कंडीशन है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आता है हमारे साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इस तरह केसेस है कि वहाँ पर आप लोगों को जो मैक्रोपेजिस है वो वहाँ पर एग्रीगेट बनवाएगा और वहाँ पर आप लोगों को एक जॉइंट एपिथेलाइट सेल्स नज़र आएंगे, तो इस कंडीशन को हम ग्रेनुलोमा कहेंगे। कोरियोस्टोमा वो कंडीशन है जिसमें हमारे साथ
नॉर्मल टिश्यू होंगी, लेकिन वो एबनॉर्मल जगह पर आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, मतलब ये अगर हमारे साथ पेंक्रियाज की टिश्यू या पेंक्रियाज का जो ग्लैंड वगैरह है उसकी फॉर्मेशन होंगी दूसरे लीवर में या दूसरे ऑर्गन में, मतलब टिश्यू वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल नज़र आएगा, लेकिन वो लोकेशन एबनॉर्मल होगा। मतलब जहाँ पर उसको होना ज़रूरी होता है वो वहाँ पर नहीं बनता, लेकिन इसके बजाय दूसरे ऑर्गन में बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आई के दरमियान अक्सर कुछ इस तरह ट्यूमर वगैरह बनती है या लेकिन वो पार्ट होता है दूसरे ऑर्गन का। ठीक है, तो कोरियोस्टोमा वो कंडीशन होता है जिसमें हमारे साथ नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होती है, लेकिन एबनॉर्मल जगह पर, एबनॉर्मल लोकेशन पर। आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो वाइट सा ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि क्या है हमारे साथ बिनाइन ट्यूमर है। यहाँ पर एक एबनॉर्मल आउटग्रोथ पड़ा है, इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग देखें, यहाँ भी क्या है एबनॉर्मल ग्रोथ आप लोगों के पास नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ बिनाइन ट्यूमर है जो कि एक जगह पड़ा रहता है। इस डायग्राम को भी आप देख लें, यहाँ पर जो आउटग्रोथ आपको नज़र आ रही है ये क्या है हमारे साथ, ये बेसिकली बिनाइन ट्यूमर है। अच्छा, तो मलिग्नेंट ट्यूमर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।